नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे आखिर सरेंडर हुआ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे उस नापाक कबूलनामे की जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। एक नहीं तीन युद्ध हमले हारने के बाद भी पाकिस्तान ने हार स्वीकार करना तो दूर, भारतीय सेना द्वारा पहुंचाई गई क्षति भी नहीं स्वीकार की। वहीं पाकिस्तान इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पर बार बार क्षति पहुंचाए जाने की बात स्वीकार करता रहा। कभी भारत और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप मढ़ता रहा तो कभी आदतन जनहानि का दावा भी करता रहा। कोई और नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित वहां के अन्य जिम्मेदारों के बयान दुनिया भर के सामने हैं। अब रविवार को भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के एयरबेस गोला बारूद के जखीरे तबाह करने की जानकारी सार्वजनिक की गई। यही नहीं, सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तान के तकरीबन 40 जवान ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़े हैं। क्या है भारत की कूटनीतिक सामरिकता की ताकत की जीत है? क्या अब पाकिस्तान और उसके साथी अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? क्या मोदी सरकार की रणनीति ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है? या कुछ बड़े सवाल हैं जो भारतवासियों के जहन में कौंध रहे हैं। आइए मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए समझते हैं ऑपरेशन की सफलता के निहितार्थ। और हम इसी पे जुड़ेंगे। हमारे साथ विनोद कुमार पसबोला जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुपम तिवारी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आलोक बंसल रिवेंट एक्सपर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और पीसी थपलियाल जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं सबसे पहले विनोद कुमार जी का ही रुख करूँगा। विनोद जी, सब कुछ सबके सामने रो रहे थे और कल तो मैं देख रहा था कि एक्स पर पोस्ट करके आगरा पे हमले का वीडियो बना दिया कि आगरा का ताजमहल धू धू करके जल रहा है। उसके बाद कहा दिल्ली में ड्रोन देखे गए, गुजरात के सारे शहरों में ड्रोन देखे गए और तमाम बातें। भाई इतनी स्क्रिप्टेड लाते कहाँ से हो? सबसे बड़ा सवाल तो यही है विनोद जी। जी विशाल जी, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है। सच्चाई, ईमानदारी, देश के प्रति निष्ठा, ये तो कभी उनके जज्बातों में थी नहीं। तो और ये लगातार जब से पाकिस्तान बना है, झूठ और प्रपंच ये उनकी बुनियादी चीजें नहीं हैं। भारत एक दूसरी तरफ एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच, प्योर डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वाला एक देश है, लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी पहलगांव में, उसके बाद से हमारी जो शीर्ष नेतृत्व था उसने कहा था कि जिन्होंने भी ये हमला किया है हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। इसीलिए भारत का जो रिएक्शन जो था, फर्स्ट रिएक्शन पहलगांव की घटना के बाद, वो था कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे, जहां पर इनके 3 जो महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और ये कश्मीर सपोर्टर जो है, ये सारों को तबाह कर दिया है। जितने भी और मोर देन 100 इनके जो है आतंकवादी जो वहां पे स्थित थे उनको मार दिया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव लेके देश आगे बढ़ा था, मुझे लगता है कि उसकी काफी हद तक पूर्ति हो चुकी है। उसके बाद में जो पाकिस्तान का रिएक्शन था, उन्होंने क्योंकि भारत एक हमारे यहाँ तो कोई आतंकवाद जैसी वाली बात है ही नहीं, तो वो
रिटेलिएट कहाँ करते, तो उन्होंने रिटेलिएट हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स एंड सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पे उन्होंने अटैक किया, सामान्य नागरिकों पे उन्होंने अटैक किया। उन अटैक्स को हमारी जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और वो थोड़ी एक लिमिटेड सक्सेस उनको मिली है, जैसे पुंछ में लोगों का नुकसान हुआ है। अधिकतर जो है उनके जितने भी मिसाइल और ड्रोन थे उनको नकार दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद से भारत ने भी फिर एक स्टेप अप किया और उनके एयर डिफेंस जितने भी एयरफील्ड्स थे और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, और जैसे समाचार मिल रहे हैं लगभग उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो डिफंक्ट ही था, क्योंकि वो हमारी जो मिसाइल्स का अटैक का, हमारे जो ड्रोन्स के अटैक को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ भी बचा था उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी बर्बाद कर दिया गया है। जब ऐसी स्थिति आई, और जैसे मैं ओपन सोर्स मीडिया में देख रहा था कि हमारे कुछ मिसाइल्स जो हैं उनके जो न्यूक्लियर वार हेड हैं जहां छुपाए हुए हैं उसके बहुत नजदीक भी पहुंच गए थे। जब ये हुआ तो तब भागा भागा जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पास आया, और अंकल सैम ने उन्हें कहा कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, भारत से रिक्वेस्ट करो कि वो सीज फायर कर दें। जो अभी ये जो सीज फायर, मेरा कहना है कि मैं मानता हूं कि ये सीज फायर पर से हुआ नहीं है। जैसे कि हमारे जो ब्रीफिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तीनों सर्विसेज के डीजी ने जो ब्रीफिंग की थी, उसमें क्लियरली जो एक्सप्रेशन है ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है फॉर ए लिमिटेड पीरियड कि हम अटैक या नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उसका वायलेशन किया तो उसका वेरी फियर्स एंड प्यूनिटिव रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये पोजीशन है भारत की। मुझे ठीक है, इस समय जो सिचुएशन है, अब आज मेरे ख्याल है भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में इसमें बात चल रही होगी, जहां पे वो आगे का जो कोर्स है वो कैसे होने वाला है, शायद इस वार्तालाप के बाद ही आगे क्या होता है उसकी एक रूपरेखा सामने आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने मैं तो ये भी देख रहा हूँ ना कि अब ये जो वहाँ के चाय के शौकीन हैं कई खिलाड़ी, वो भारत का शुक्रिया अदा करने के लिए सड़कों पर निकले हैं, छोड़ दिया। जैसे होता है ना सर, जो लोग पुलिस में होंगे उनको पता होगा अगर किसी मुजरिम को तरस खा के छोड़ दिया आपने, किसी अपराधी को, तो वो ऐसे कॉलर खींच के पीछे जाएगा, देखा पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पर ये तो उसको पता है कि उसने कितनी लाठियां खाई हैं और क्या क्या सहा है। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट, लेकिन मैं पीसी थपलियाल जी का रुख करूंगा। पीसी थपलियाल जी, जितनी बड़ी बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सेनाओं ने करी हैं कि आगरा और ना जाने कहाँ कहाँ के शहर गिना दिए उन्होंने, कि हर जगह हमने ड्रोन से हमला कर दिया और हम प्रोफेशनल, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम लोग प्रोफेशनल आर्मी हैं, हम लोकतंत्र से चलते हैं, हम सरकार के आदेशों को मानते हैं, जो खुद तख्ता पलट कर देते हैं। पीसी थपलियाल जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। अब हेलो, हाँ सर अब आई आपकी ऑडियो। हाँ, मैंने कहा जो कुछ भी घटनाक्रम रहा ऑपरेशन सिंदूर का, ब्रिगेडियर पसपोला साहब ने पूरी तौर से एक्सप्लेन कर दिया। अभी कुछ घंटे, 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री साहब ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और इस समय 12 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ हिंदुस्तान दोनों के बीच में टेलीफोनिक कॉल हुई। लेकिन ये सब शनिवार को डिसाइड कर दिया गया था, यानी मंगलवार से शुरू हुआ सिंदूर ऑपरेशन शनिवार को समाप्ति हुआ, और समाप्त हुआ हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे ट्रंप जी की सीटी बजाने पे। वहां पे कुछ देश को सोचने में मजबूर किया कि आखिर ट्रंप साहब की एंट्री कैसे हो गई, किस तरह से ये अचानक, क्योंकि पूरा देश एक मूड में था
और उसका मूड पहलगाम का बदला ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी रवैया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना इस देश की उम्मीदों में शुमार हो चुका था। और वो पे अचानक जो एक ब्रेक लगा, उससे देश बिल्कुल असमंजस स्थिति में आ गया और सोच नहीं पा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस ऑपरेशन सिंदूर से जो मंगलवार रात से शुरू होकर शनिवार को खत्म हुआ है, इसके गर्भ से क्या क्या निकला, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि हमने इस पूरे ऑपरेशन में अपने कई चीजें जो हमारी पहली बार हुई उसका भी हमारा एक टेस्ट हुआ। हमारा पहला टेस्ट हुआ कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो माननीय मोदी जी का एक दिव्य सपना और एक प्लानिंग थी कि तीनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके तहत उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जो अनिल चौहान साहब है, उनकी योग्यता का किस तरह से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, कैसे तीनों फोर्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो इस ऑपरेशन में दिखा। इस ऑपरेशन में दिखा कि किस तरह से जो हमने नई योजना अग्निवीर थे, तो अग्निवीर को हम किस तरह से वार में आगे सीमाओं में भेज सकते हैं, वो हमारा टेस्ट था। हमारा टेस्ट राफेल का भी था। राफेल फर्स्ट टाइम युद्ध में उतारे भारत ने, बड़े आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ हम ये मानते रहे हैं कि जो राफेल हमने हासिल की है, इससे हमारी पूरी एयर में एक सुपरियरिटी पाकिस्तान से थी। लेकिन उसका भी हमने बखूबी से टेस्ट किया और हमने जो कोई भी एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, उनको आत्मसात करते हुए हमने अपने को उस चीज में ढाला कि पाकिस्तान को दीवार में कैसे लगाया जा सकता है। इस समय 3 दिन का जो वार है, अगर ये आगे बढ़ता तो क्या होता, और अगर ये यहां पे रुक गया तो क्यों रुक गया। ये विश्लेषण लगातार चलता रहेगा, ये अभी नहीं थमेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पहला ऑपरेशन था। क्योंकि पहले अटल जी ने 1999 में कारगिल ऑपरेशन किया था और मोदी जी ने जो पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो उससे बड़ा ऑपरेशन इस समय हमने फेस किया, इस देश ने फेस किया। और लगभग हम युद्ध की दहलीज में पहुंच गए और उस दहलीज से देश का वापस आना कई सवालों को खड़ा करता है और कई अनुभवों को हमें देता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जो अभी 2:30 बजे जो इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आर्मी के हाई कमांड करने जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश को बताएगी कि आखिर ये फैसले क्यों लिए गए, कैसे लिए गए। क्योंकि IMF का लोन पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा मुहैया कराना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और उसके साथ साथ उसको स्टॉप हियर का ऑर्डर देकर और यह कहना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के साथ रात भर बात करके मैंने ये निर्णय लिया है कि सेंसिबल भारत और सेंसिबल पाकिस्तान मान गए हैं सीज फायर के लिए। सीज फायर का प्रयोग ट्रंप ने कैसे किया, क्योंकि ट्रंप का ऐसा बिहेवियर इजराइल के साथ भी दिखा था, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी दिखा था। लेकिन हम लोग लगभग सहमे से क्यों हो गए, ये सवाल अभी खड़ा है हमारे आगे। सहमे क्यों, भारत क्यों सहमा ट्रंप के इस ऑर्डर में। तो इसलिए मैं जो भी यहाँ पे हमारे हैं, हम इस पे लगभग इसके अंदर जाएंगे। बाकी तो ठीक है, हमने उसकी कमर तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, उसका यह डिफेंस सिस्टम हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके कई जगह हमने एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए। लेकिन हम लोगों ने आखिर अचानक ट्रंप साहब को बीच में लाकर क्या तीसरा पक्ष खड़ा कर दिया है। ये बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल हमारे साथ बहुत बड़ी चिंता का विषय है। शिमला समझौता के खिलाफ है, इसलिए शिमला समझौता जो एक बड़ी ताकत बनती थी हम दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वार्ता का, उसमें जो खंडित
हुआ है उसमें हम भरपाई कैसे करेंगे, ये हमारा डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन है हमारे नेता तय करेंगे। और 2:30 बजे हम बहुत आतुर हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस किस तरह से हमें संदेश देती हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, और पीछे अगर हम हटे तो क्यों हटे। बहुत बड़ा सवाल आज बिल्कुल, देश के आगे आलोक खड़ा है। बंसल जी का रुख करूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर। आज डीजीएमओस के बीच बातचीत भी है, और सबसे बड़ी बात कि अब तो जैसा एक सर ने एक सब पॉइंट उठाया कि ये ट्रम्प का जो इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों हुआ। जो चीज़ मुझे भी बहुत अटपटी लग रही थी कि हमारी सेनाओं से कोई आ जाता कि सीज फायर है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश का राष्ट्रपति, देश का विदेश मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, विदेश सचिव मिस्री जी ही कर देते, या वो सोफिया कुरैशी और तमाम विमला सिंह थे, ये दोनों लोग कर देते तो और अच्छा लगता हमें। वही बात है, घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी आके कहे नहीं कुछ नहीं करना है, तुम तो पड़ोसी भी नहीं हो, तुम तो बहुत दूर हो हमसे। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब सीज फायर हुई और जिस तरह से हुई उसने कई प्रश्न उठाए, पर यह बात भी सच है कि हमारे और आपके बीच में वो सभी तथ्य हमारे पास नहीं है जो बिल्कुल। सरकार के पास है। अब कई संभावनाएं हैं, जैसे कहा कि परमाणु हथियारों के किसी जखीरे पे हमला हो गया और अमेरिका को उसके बाद इंटरवीन करना पड़ा, पर हकीकत यह है कि इस युद्ध विराम के बारे में दुनिया को अमेरिकन राष्ट्रपति की ट्वीट से पता चला। बेहतर यह होता कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करते या कोई भारत का नेता करता। अब क्या हालात थे, क्यों किया गया, क्योंकि हमने उसके बाद कहा कि डीजीएमओ ने उनके फोन करके हमसे मांगा और हमने बात मान ली। हमारी जो इनिशियल प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें हमने राष्ट्रपति ट्रंप के रोल को या अमेरिका के रोल को दबाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से बार बार यही वक्तव्य आ रहे हैं कि उन्होंने ही इसको सीज फायर कराया। और यही नहीं, अब तो वो कश्मीर में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जो कि शिमला एग्रीमेंट के बाद से कभी भी हमने किसी तीसरे राष्ट्र का कोई भी रोल इस मुद्दे में नहीं माना है। तो ये हो सकता है कि उनकी अनभिज्ञता हो या उनका ओवर एंथुजियाज्म हो अमेरिका के लोगों का, पर क्यों हुआ कहना मुश्किल है। इस युद्ध की जो उपलब्धियां हैं उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ब्रह्मोस और आकाश, वो बड़ी अच्छी तरह से प्रूव हुई और उन्होंने अपने सफल अभियान को दिखाया कि हम आकाश ने जो भी मिसाइल आई उसको इंगेज किया और ब्रह्मोस ने जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो टारगेट्स थे उन पे हमला किया। अगर कल आपने डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें दिखाया गया कि बड़ी अच्छी तरह से कि हमने किस तरीके से वायु अड्डों पे हमले किए, और उनमें से कई अड्डे काफी दूर हैं। जैकोबाबाद जैसे देखे, बहुत सारी देखे, ये सब सिंध के नदी के उस पार थे। बहावलपुर पे ही हम पहले बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि करीब 100 किलोमीटर दूर था अंतरराष्ट्रीय सीमा से, पर जैकोबाबाद देखिए बिल्कुल बलूचिस्तान की सीमा से लगा हुआ है बिल्कुल। सिंध में। तो इतनी दूर अगर हम इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए, जहां पे कि हैंगर्स पे हमले हुए हैं और रनवे पे हमले हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही टू द पॉइंट, कि जिससे कि वो हवाई अड्डों का प्रयोग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अब कितना ऐसा डैमेज हुआ, क्योंकि जब हैंगर पे मिसाइल गिरती है तो अंदर कितने वायुयान थे ये हम एरियल से या सैटेलाइट इमेजरी से नहीं पता चल सकता, ये आपको बाद में पता चलेगा जब धीरे धीरे इसका एनालिसिस होता चला जाएगा। तो युद्ध था, देखिए युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। मैं युद्ध के पक्षधर नहीं हूं, पूर्व सैनिक अधिकारी होने के बावजूद मेरा यह मानना है कि युद्ध आखिरी वो होना चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि जहां तक सवाल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का है, तो इंडस वाटर ट्रीटी को रोक अबेयंस में रख के हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, बजाय हमारी इतनी सारी जो स्ट्राइक्स हुई हैं, चाहे ब्रह्मोस की हो या हैमर हो या जो भी हमने मिसाइल्स फायर की हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से इंडस वाटर ट्रीटी उनके लिए बड़ा झटका है बजाय इसकी। लेकिन युद्ध की आवश्यकता थी, युद्ध हुआ और युद्ध में हमने काफी हद तक सफलता पाई और उसका हमने देखा। अब सीज फायर क्यों हुई, आम आदमी इसको पूरी तरह से समझ पाएगा मुझे नहीं लगता, जब तक कि सरकार तथ्य नहीं रखेगी। मुझे नहीं लगता कि डीजीएमओस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2:30 बजे वो इस पर बताएगी, क्योंकि सेना का काम तो लड़ना है।
सेना लड़ेगी, और जब सेना को आदेश दिया जाए कि युद्ध विराम, तो युद्ध विराम करेगी। क्यों किया गया ये तो मैंने कहा अभी राजनीतिक नेतृत्व ही बता पाएगा, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ इंसेंटिव होंगी। हो सकता है यूएस ने बोला हो हम आपको ट्रेड डील देंगे, उनको लगा हो कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है अगर हम ट्रेड डील ले लें, और शायद इसलिए मान लिया। क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टांसेस थी, इसके बारे में कहना यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठकर मेरे ख्याल से ना तो उपयुक्त होगा ना उचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अनुपम तिवारी जी का रुख करूंगा। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अनुपम जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा भी राय काफी हद तक बंसल जी से मिलता जुलता है। बंसल साहब का जो अनुभव कह रहा है, मेरी भी लगभग वही सोच है कि कुछ चीजें अनुत्तरित हैं, कुछ चीजें पता ही नहीं गई हैं सरकार की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमने पाकिस्तान के अंदर जो भी स्ट्राइक्स करी हैं, उन स्ट्राइक्स के सबूत भी हमने दिखाए हैं, किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर डीप पेनिट्रेट किया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि भारत की सेनाएं भारत की सीमाओं के अंदर से पाकिस्तान के काफी अंदर तक मार कर सकती हैं, पाकिस्तान को प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकती हैं। सबसे पहले हमने उनके आतंकी अड्डे तबाह किए, और उसके बाद जब हमने उनके एयरपोर्ट्स, एयरबेसेस को तबाह किया, स्ट्रेटेजिक ठिकानों को तबाह किया, तब हमारी ताकत को पाकिस्तान ने भी देखी। लेकिन फिर वही बात है कि सबके मन में यही प्रश्न है कि जब हम जीत रहे थे, जब हम अपर हैंड पर थे, जब हमको ऐसा लग रहा था कि अगर ये लड़ाई 2 दिन और चल गई तो शायद पाकिस्तान घुटने टेक देगा, उस समय अचानक एक जादू होता है, और उस जादू के तहत डोनाल्ड ट्रंप एक मसीहा बन के उतरते हैं साउथ एशिया में, और वो दो। अच्छा, मेरा एक सवाल आप सभी से, मैं सबसे एक एक बार करके जवाब लूंगा। अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या जो ट्रंप चौधरी बने उन्हें नोबल शांति, उस शांति का नोबल पुरस्कार चाहिए क्या? देखिए, ट्रंप को सब कुछ चाहिए। ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, ट्रंप को भारत के साथ ट्रेड भी चाहिए, ट्रंप को भारत के ऊपर दबाव डालना भी चाहिए। ट्रंप अपने आप को दुनिया की एकमात्र ताकत मान चुके हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, देखिए विशाल जी, बहुत ऑन अ सीरियस नोट, भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो अक्सर ट्रंप के इस तरह के धमकाने पर उनकी बात मानती हुई दिखती है। मैं सरेंडर तो नहीं कहूंगा, मैंने जानबूझ करके सरेंडर शब्द को रोक लिया है और बात को थोड़ा घुमाया है कि बात उनकी हम मानते हुए दिखते हैं, अक्सर दिख जाते हैं। तो हमको अपने ज्ञान में देखना चाहिए कि हम ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका जैसे देश और उसके ऐसे राष्ट्रपति, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने काफी बार माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा है, उनके साथ रैलियां भी करी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार वो शख्स दिखा देते हैं, और हम हमारी डिप्लोमेटिक चेन जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है कि हमारे लगातार दबाव के बाद भी पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का वो लोन सैंक्शन हो जाता है, जिसके बारे में लगभग किसी को उम्मीद नहीं थी। वो लोन उनको मिल गया, उसके अगले दिन भारत के साथ उनके हिसाब से उन्होंने भारत के अंदर भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। हालांकि वो जंग जहां रुकवाने गए थे, इजराइल हमास की, उसको नहीं रुकवा पाए। वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने गए थे ट्रंप साहब, वो नहीं रुकवा पाए। वो राष्ट्रपति बनते समय उनके 2-4 बड़े बड़े वादे थे कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। आज तक रूस यूक्रेन की जंग चालू है। इजराइल हमास की लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे थे कि हमास का हम नामो निशान मिटवा देंगे, हमास में हम एक सी पार्क बनाएंगे। आज तक वो फलस्तीन के अंदर सी पार्क बनाएंगे, उसमें अमेरिका कब्जा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए, भारत और पाकिस्तान को लेकर के उनकी तमाम इंद्रियां जागृत हो गई, और हमने उस चीज को, तो बंसल जैसा कह रहा था, मैं भी उस बात पे कायम हूं कि कहीं ना कहीं कुछ तो पीठ पीछे हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में हमको भविष्य में पता चलेगा। हो सकता है कभी पता ना चले, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भी भारत को उस स्थिति पर जाकर के रोक दिया है जहां पर हम इस युद्ध को जीत सकते थे और पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते थे। बिल्कुल, अब घुटनों पर है। अब इसको और कैसे, मतलब मुझे लगता है कि अब ट्रंप आज डीजीएमओ की बैठक में ना इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको तो कुछ भी कर सकते हैं। वो ट्रंप के साथ दिक्कत ही यही है कि उन्हें अपने लिए सारी चीज़ें सेफ नज़र आती हैं, उन्हें अपने लिए गार्डन पूरा क्लीन चाहिए। अगर अब मैं तो अमेरिका की उस कार्रवाई का फिर विरोध होने लगे कि आपने टेबल पे बात क्यों नहीं की जब आपका आईफिल टावर पर हमला हुआ था। आप भी टेबल पे बात करते ना, आपके अपने लोग अपने हैं, और हम अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो हम आपको दिक्कत हो रही है। देखिए विशाल, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, एक मैं खत्म करता हूँ, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जिस न्यूक्लियर थ्रेट की बात हो रही है कि ऐसी एक थ्योरी आ रही है कि शायद भारत ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया था। एक थ्योरी ये आ रही है कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया और उससे घबरा करके पाकिस्तान अमेरिका के पास और सेम चीज पाकिस्तान बता रहा है, सेम चीज पाकिस्तान हम लोगों के लिए बता रहा है। और देखिए, और इसका एक दूसरा थ्योरी है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स निकाल चुका था, उनको हमारी तरफ तान चुका था, हमको गोली मारने ही वाला था न्यूक्लियर वेपन से। तब भारत पहुंच गया कि अरे साहब हमको बचा लो, हम
हम न्यूक्लियर वेपन से डर गए हैं। तो ये अजीब अजीब सी थ्योरीज चल रही हैं और इन थ्योरीज पर बहुत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। हकीकत ये है कि असलियत क्या है ये बाद में पता चलेगा और 100% पता चलेगा, क्योंकि ये सब चीज नहीं है, बाद में पता चलेगा। लेकिन हमको जबरदस्ती के स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं फाइनल कमेंट लूंगा विनोद कुमार जी से। विनोद जी। हाँ जी विशाल जी, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इवन द लोकल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है। जो भी हैं सब अपने इंटरेस्ट को साधते हैं। भारत एक इमर्जिंग पावर है और इससे कोई पूरा विश्व जानता है। भारत की जो लीडरशिप है इस समय वर्ल्ड में मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडरशिप है, इसको पूरा विश्व जानता है। और भारत अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू एक इन्फ्लुएंस ग्लोबली रखता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी देश, जैसे अभी हम बात करते हैं कि IMF को पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक जो है आतंक को प्रोत्साहन देने वाला, आतंक को पोषित करने वाला देश है, उसके बावजूद भी उसको IMF से लोन मिलता है। क्यों मिलता है? और उसको सैंक्शन करने वाले कौन हैं? वो विकासशील देश हैं जो हमेशा से आतंकवाद के बारे में कहते हैं कि जी आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हमें आतंकवाद को मिटाना है। अब ये कूटनीतिक बातें हैं। जहां तक मेरा अपना मेरे को जो समझ में आ रहा है, शायद कुछ ऐसा कोई स्पेक्युलर सिचुएशन होगी। जैसे हम अपने नेतृत्व को जानते हैं कि आज तक आतंकवादी घटनाओं के बाद से मेरा मानना है कि 26/11 जो था वो भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना थी। पार्लियामेंट पे अटैक भी बहुत बड़ी घटना थी, पुलवामा ऑफ कोर्स एंड अभी पहलगाम। लेकिन इस प्रकार का रिस्पॉन्स आज तक देश ने नहीं देखा था। जहां हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो है LOC क्रॉस करके डीप पेनिट्रेट करके उनके ठिकानों को तहस नहस किया है। ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी जो है टू डील विद द टेररिज्म, एक सामने ये उभर के आया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हम बड़े खुश थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हम बड़े खुश हुए जब एयर स्ट्राइक हुई थी पुलवामा के बाद। लेकिन इस टाइम में इट वाज टेकन टू द नेक्स्ट हायर लेवल। पूरा देश, मैं आप सभी लोगों से सहमत हूं कि पूरा देश इस समय ऐसा उम्मीद कर रहा था कि वी आर इन एडवांटेजियस पोजीशन। हम एक ऐसी पोजीशन में थे जहां पे हम पाकिस्तान को इस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते थे, अगर इसको अगले 2-3 दिन तक और इसी प्रकार के इसी इंटेंसिटी से अगर इसको आगे बढ़ाते तो शायद हम उसको रिपेयरेबल जो है नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ये नहीं हुआ। अब लेट अस ट्रस्ट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे बी समय आने पर ये सारी चीजें उजागर होंगी। और जैसे एक विशेषज्ञ कह रहे थे कि शायद ना भी हो, जो देश हित में कई चीजें को सामने भी नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा कि भाई युद्ध जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इस समय अगर थोड़ी सी एक सिचुएशन, और मैं दोबारा आई विल रीइटरेट दैट ये सीज फायर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। सीज फायर इज ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। आज के बाद क्या होता है तब शायद सीज फायर की सिचुएशन आएगी। ये अभी जो 2 दिन अभी जो हो रहे हैं, ये इट इज ए लिमिटेड एग्रीमेंट फॉर नॉट से इंगेजिंग एंड फायरिंग एट ईच अदर। उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार सरेंडर हुआ पाकिस्तान। इसी बात के तभी 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके बाद देखना होगा कि DGMO के बीच क्या कुछ बात में निकल के आया। आप तब तक के लिए अब देखते रहिए K-News India। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का सारथी।